हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अंत तक देखिएगा, डिटेल में मैंने बताया इसमें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं बिहेवियरिज्म, क्योंकि बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है आगे जितनी भी हम थ्योरीज करने वाले हैं अभी। इसके बाद पैवलोव की थ्योरी करेंगे, तो बिहेवियरिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म इज़ द स्टडी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सिंपल सी बात है, स्टडी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। The approach is only concerned with observable stimulus response behaviors. It states all behaviors are learned through interaction with the environment and not by heredity. According to behaviorist, जो भी स्टडी करते हैं behaviorism के बारे में, बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन या एनिमल्स, वो लोग कहते हैं कि हेरिडिटी को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, बिहेवियर और जो भी हमारी लर्निंग है दैट इज़ ड्यू टू द एनवायरनमेंट। आपका जैसा भी बिहेवियर है, जैसी भी आपका हेरिडिटी और जो भी आपकी हेरिडिटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि आप एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, और आपकी लर्निंग भी एनवायरनमेंट के थ्रू ही होती है। तो आइए आगे देखते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। 1874 में पैदा हुए थे और 1949 तक रहे थे। थॉर्नडाइक क्रिएटेड अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन हिज रिसर्च विद एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च करते रहते थे वो, और उन्होंने थ्योरीज दी है अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च ऑन एनिमल्स। Thorndike studying learning in animals, he devised a classic experiment in which he used a puzzle box. ये आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था एक पज़ल बॉक्स के ऊपर। पज़ल बॉक्स के अंदर बेसिकली कैट को रखा था, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके बेस पे उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग निकाले थे। तो क्या कहता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी? ही propounded this theory in 1898 and was published in 1913. According to this theory, if an organism is kept in a new situation, it shows different kinds of faulty responses. आप कभी भी किसी नई सिचुएशन में जाते हैं या कोई नया टास्क आपको मिलता है काम करने के लिए, तो एकदम से आप करेक्ट उसका तरीका नहीं निकाल लेते हैं, करेक्ट आंसर नहीं निकाल लेते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट तरीके निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई अटैम्प्ट करने के बाद आप एक सही तरीके तक पहुंचते हैं, सही मेथड तक पहुंचते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्राई करते 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 आप सही मेथड तक पहुंचते हैं। When that being is repeatedly kept in that situation, its error in responses keep decreasing. आपका error धीरे धीरे कम होने लगेगा। After putting the being through a number of trials repeatedly, a situation is reached when there is no error in the response. लाइक अगर आप कोई न्यू स्पोर्ट सीखते हैं, आप टेनिस सीख रहे हैं, आप क्रिकेट सीख रहे हैं, पहले आपको ठीक से टेक्निक नहीं आएगा, बैट कैसे पकड़ना है, टेनिस रैकेट कैसे पकड़ना है, बट धीरे धीरे आप एक बार गलत शॉट मारेंगे, 2 बार मारेंगे, धीरे धीरे यू विल बी परफेक्ट। आप जो भी गलत आपकी रिस्पॉन्सेज हैं उनको आप निकाल देंगे और सही मेथड अपना लेंगे। अभी पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? Thorndike has expounded his theory of trial and error on the basis of experimental studies on rats, cats, monkeys, chicken, fishes। बहुत सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। मेनली जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट्स के ऊपर, उन्होंने एक कैट को एक पज़ल बॉक्स जो आयरन बार्स का बना हुआ था उसके अंदर रख दिया था, जिसका एक ही डोर था बाहर जाने के लिए, जो कि बाहर से बंद था विद अ लीवर। और उन्होंने उस बॉक्स के बाहर एक फ़िश को रख दिया था एंड द कैट वॉज हंग्री। पूरे दिन से कैट को कुछ खाने को दिया नहीं था, और उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था और बॉक्स के बाहर एक फ़िश रख दिया था। अभी फ़िश क्या काम करेगा? फ़िश स्टिमुलस का काम करेगा। वो कैट को बाहर आने के लिए मोटिवेट करेगा, बिकॉज कैट इज़ हंग्री, कैट वॉन्ट्स टू ईट द फिश, बट बाहर आने के लिए कैट को वो डोर ओपन करना पड़ेगा। अब कैसे डोर ओपन करती है? द कैट
could eat the fish only if it could get out of the puzzle box. The door of the box could be opened only by manipulating the lever. The fish was a stimulus for the cat. The cat could see the fish but did not know how to get out of the puzzle box. The cat reacted in a variety of ways to come out of the box. It jumped, it scratched, it pushed the door, it tried to rip the lever with its teeth. कभी वो ज़मीन फ्लोर को स्क्रैच करती है, कभी बार्स को स्क्रैच करती है, कभी वो अपने टीथ से लीवर को पकड़ने की कोशिश करती है, बहुत तरीके अपनाती है, पुश करती है डोर को. आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स वो लीवर को ओपन कर देती है. अभी क्या किया थॉर्नडाइक ने, एक बार कैट बाहर आ गई, फिश को खा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे थॉर्नडाइक ने फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया. And he repeated this process for several days. It repeated the same random efforts to come out of the box. Cat जो भी अपने same random efforts अपनाती रही बाहर आने के लिए. Gradually and by repeated attempts, it came to learn that the key to open the door is near the lever. धीरे धीरे कैट को समझ आने लगा कि there is something near the lever जिससे डोर खुलता है. During the experimentation, it was observed that the cat stopped making incorrect responses. धीरे धीरे वो यहाँ वहाँ हाथ पैर नहीं मारती, वो सीधा लीवर के पास ही पुश करने की कोशिश करती है. Finally, it came to realize that the door opened when the lever was pressed. और फाइनली उसको पता चल जाता है कि जब भी लीवर प्रेस होता है डोर खुलता है. Now, when the cat was kept hungry, it simply came out by pressing the lever and ate the fish. अभी कैट परफेक्ट हो गई थी, जब भी वो केज के अंदर उसको बंद करता वो लीवर को पुश करती और बाहर आके फिश खा लेती. तो ये तो सर ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर कि कैसे कैसे ट्रायल एंड थ्योरी से हम सीखते हैं, कैसे हमारी लर्निंग होती है. अभी एसेंशियल एलिमेंट्स इसके लिखने बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. डेफिनेट गोल होना चाहिए, जैसे कैट के केस में उसका गोल था कि इसको फ़िश को खाना है, डेफिनेट गोल होना चाहिए. मोटिवेशन होना चाहिए उसको, कैट वॉज हंग्री, तो जो हंगर है वो मोटिवेट कर रही है बाहर आने के लिए, फ़िश को खाने के लिए. अ पर्सन फेस ऑब्स्टेकल्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल. बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कैट को पता नहीं था कैसे लीवर ओपन करना है, बहुत ट्राई किया उसने, तो वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके ही आप अपने एम को अचीव कर सकते हो. वेरियस रिस्पॉन्सेज, बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज, बहुत तरह के अटैम्प्ट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद आप एक सही तरीके तक पहुंचते हो. चांस सक्सेस, जैसे कि कैट बाई चांस उसने लीवर को पुश किया और डोर खुल गया, पहली बार बाई चांस हुआ, और आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू अटैम्प्ट्स कैट को ये समझ में आ गया कि वही सही तरीका है. एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, जो भी अनसक्सेसफुल उसके अटैम्प्ट थी उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. राइट जो रिस्पॉन्स है उसी को हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसी को रखते हैं, और उसके बाद मेन हमारा जो एम है अचीवमेंट ऑफ गोल. ठीक है, ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. आप अपनी एजुकेशन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी को. सेटिंग गोल्स, टीचर बच्चों के लिए एक कोई गोल फिक्स कर दे कि आपको ये अचीव करना है. गोल आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है. आप उनको प्रेज़ करें, थोड़ा बहुत पनिशमेंट या रिवार्ड, किसी भी तरह आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बट मोटिवेशन इज़ द की फैक्टर टू अचीव द गोल. लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. लर्निंग कोई ऐसा नहीं है कि आपने अभी आज कोई टास्क किया या आज आपने कोई काम शुरू किया और आज ही आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ईजी टू डिफ़िकल्ट, एकदम से डिफ़िकल्ट काम करना नहीं देना चाहिए. कोई भी आप टास्क शुरू कर रहे हैं तो पहले इजी टास्क से शुरू करना चाहिए बच्चों का, ताकि इंटरेस्ट बढ़े. पहले आप मुश्किल चीज़ें दे देंगे तो बच्चे डर के वैसे ही भाग जाएंगे. तो इजी टास्क से शुरू करना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो, और उसके बाद धीरे धीरे आप डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ मूव करें. एम्फोसाइजेस ऑन एक्सरसाइज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है. थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लेज एम्फोसिस ऑन एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस. यूज़फुल फॉर मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उनको टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में. नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी टाइम लगता है, बट मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनके लिए ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल है.
डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसको सीखने की आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे काम सीखना है, तभी आप उसको सीख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स डेवलप करने के लिए ये अगर बच्चे खुद से कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने आप उनके अंदर स्किल्स भी आने लगते हैं। सेल्फ लर्निंग मतलब बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके, खुद से गलतियाँ कर करके बच्चे परफेक्ट बनते हैं। सेल्फ लर्निंग होता है इसमें। लिमिटेशंस क्या है, इनकी लिमिटेशंस भी हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। वो लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग है। आप उनको अगर बच्चों को सही तरीका नहीं बता रहे हैं, बच्चे खुद से पहले गलत तरीका अपनाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो ये एक क्रिटिक्स ने इनको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया इस थ्योरी को कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। रैंडम एफर्ट्स आप करते रहते हैं, गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी यूज़ करते रहते हैं। एम्फसाइजेस ऑन रॉट लर्निंग है। आप बाई चांस एक सही तरीके तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की नहीं आती है। नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, हायर क्लासेस के लिए भी इतना यूज़फुल नहीं है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। हर बार मैं आपको यही कहती हूँ, मेरे जितने भी नोट्स होते हैं हमने बुक में, इंटरनेट पे बहुत जगह सर्च करने के बाद बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप एक बार जस्ट रीड कर लेंगे ना, आप यू विल गेट एवरीथिंग। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट था, इनके बेसिस पे लॉज ऑफ लर्निंग निकाले थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक गेव सम लॉज ऑफ लर्निंग। कुछ प्राइमरी लॉज हैं, कुछ सेकेंडरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस से हमें समझ में आता है कि बच्चा जो भी आप जिसको भी सिखाना चाहिए, दैट पर्सन शुड बी रेडी टू लर्न। जब तक इंसान तैयार नहीं होगा कोई चीज़ सीखने के लिए तो यू कैन नॉट टीच हिम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। The more a person practice something, the better he or she is able to retain the knowledge. It is further divided into law of use and law of disuse. Practice करते करते जो भी यूज़फुल चीज़ें आप उनको अपनाते जाएंगे और जो यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं आप उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन एसोसिएटेड विद अ प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। जब भी कोई आप काम करते हैं, उसको करने के बाद जब तक आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग ना आए तब तक वो काम करने का मज़ा ही नहीं है। लर्निंग इज़ मोर लाइकली टू हैपन अगेन इन द फ्यूचर एंड इट इज़ वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विद एन अनप्लीजेंट फीलिंग। वही अगर आपने कोई काम सही तरीके से किया है, अगर आपको मोटिवेशन ना मिले, आपको प्रेज़ ना मिले, आपको कोई फ्रूटफुल चीज़ ना मिले उसमें से, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ लर्न किया है और नेक्स्ट टाइम आप इतने इंटरेस्ट से उस काम को करोगे भी नहीं। ये थी कुछ प्राइमरी लॉज। सेकेंडरी लॉज क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। कोई भी काम करते हैं तो मल्टीपल रिस्पॉन्स के बाद ही आप एक सही रिस्पॉन्स तक पहुंचते हैं। लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। द लर्नर परफॉर्म्स अ टास्क वेल। वही है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सीखने के लिए। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स द करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड लीव्स द unnecessary ones. This law states that the teaching should be done in parts. It is more true in the case of children's education. बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है ये, क्योंकि हम पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को सिखाएंगे। जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो समझते जाएंगे और जो इनकरेक्ट, जो यूज़फुल नहीं है, उनको हम एलिमिनेट करते जाएंगे। Law of analogy and assimilation. The organism makes responses by comparison or analogy and assimilation. इसका क्या मतलब है? अ न्यू सिचुएशन प्रोवोक्स सिमिलर रिस्पॉन्सेज इन एन इंडिविजुअल दैट ही हैड मेड अर्लियर इन सिमिलर सिचुएशंस। कोई भी आप काम अगर कर चुके हो, उसमें अगर वही सिचुएशन दोबारा आपके पास आती है तो आपको सेम रिपीटेड अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने लास्ट सिचुएशन में जो अप्लाई किया था मेथड, वही मेथड आप उस सिचुएशन में दोबारा उस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक एसिमिलेशन है, आपके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि इस सिचुएशन में हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो करेक्टली वो चीज़ हो जाएगी। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर ऑफ विच ही इज़ केपेबल एसोसिएटेड विद एनी सिचुएशन टू विच ही इज़ सेंसिटिव। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या है? इससे नेक्स्ट में मैं आपको एक पेवलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊँगी। उसमें क्या था कि आपने शायद पहले पढ़ा भी हो, जैसे डॉग है, डॉग को जब भूख लगती है देन ही स्टार्ट सलाइवेटिंग। वो उसके मुंह से सलाइवा आता है जब वो खाने को देखता है।
लेकिन अब पैब्लो ने क्या किया था, वो खाने के साथ साथ वो एक बेल भी रिंग करते थे। तो आफ्टर रिपीटेड डूइंग द सेम थिंग कि खाने के साथ साथ बेल भी रिंग करते थे, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने खाना हटा दिया, लेकिन बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग का सलाइवा आने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी स्टिमुलाई है वो शिफ्ट हो गई। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई? फूड से बेल की तरफ। ठीक है, फूड से बेल की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो कोरिलेट करने लगे कि जब बेल आती है तभी खाना आता है। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ प्राइमेसी, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो भी आप पहली बार अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, वो आपको हमेशा याद रहती है। कोई भी नया टॉपिक है उसके बारे में जो भी पहली चीज़ आपको बताई जाती है वो हमेशा माइंड में रहती है किसी भी नए टॉपिक को लेके। इसीलिए हमेशा जब पहली बार बच्चों को पढ़ाएं किसी भी नए टॉपिक को लेके, तो वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब मोस्ट रिसेंटली आपने जो भी चीज़ पढ़ी है वो बेस्ट आपको याद रहती है। जैसे एग्ज़ाम से पहले आप जो भी चीज़ रिवाइज करके जाते हैं तो वो आपको ईजिली आप रिकॉल कर सकते हो। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, दिस लॉ टेल्स इफ द आंसर इज रेलिवेंट टू सिचुएशन देन दिस कैन बी मेमोराइज्ड वेरी रैपिडली। अगर आप किसी सिचुएशन से रेलिवेंट करके आप रिलेट करके बताएंगे कोई चीज़, तो वो ईजिली आप मेमोराइज कर सकते हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द स्टिमुलस इज इंटेंस द रिस्पॉन्स वुड ऑल्सो बी इंटेंस। जितना ज़्यादा आपका स्टिमुलस इंटेंस होगा, जैसे कि कैट के केस में जो बाहर फिश थी, वो जो हंगर थी बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, वो पूरे दिन से भूखी थी, तो उसको फ़िश को खाना था। तो वो फ़िश जो थी बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टिमुलस थी उसके लिए, तो उसके लिए उसने रिस्पॉन्स भी उसके जो थे इंटेंस थे। जितना ज़्यादा जो भी आपका गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ही आपके रिस्पॉन्स भी इंटेंस होंगे, और जितना वीक होगा उतना ही आपके रिस्पॉन्स भी वीक होंगे। तो ये थे कुछ लॉज और कुछ थ्योरी के बारे में। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके, मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और इसके अलावा अगर कुछ और है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।